नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि संप्रत्यय टॉपिक चल रहा था आपने हमने देखा था कि संप्रत्यय क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी विशेषताएं देखी थी हमने और उसके कुछ एथिक्स देखे थे कि संप्रत्यय किस किस तरह से हम और अधिक चीजों को समझ सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया था संप्रत्यय के बारे में कि बच्चा विभिन्न जानवरों को देखकर उनकी विशेषताओं को समझता है। इसी चीज का कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर होगा जब उन चीजों के पूरे फीचर हमें पता होंगे, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम उसकी तुलना कर पाएंगे। कल आपको सारे स्टेप बताए थे कि एक संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए किन 5 स्टेप की हमें नीड होती है। तो अगर बच्चे को डिफरेंस बताना है कि पशु में क्या डिफरेंस है, पक्षी में क्या डिफरेंस है, तो उसकी पूरे के पूरे करेक्टर्स बतानी पड़ेंगी। उससे वो कंपैरिजन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, कंपैरिजन करेगा, तुलना करेगा, फिर उसका सामान्यकरण करके एक निष्कर्ष निकालेगा लास्ट में और उसे पता चलेगा कि चीज वास्तव में क्या है। तो एग्जाम्पल दिया था हमने कि विभिन्न जानवरों को देखकर उसकी विशेषताएं समझता है। पंख, चोंच और उड़ने की क्षमता देखकर बच्चा समझता है कि ये पक्षी है। पक्षी का अपना कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर हो जाता है। प्रत्यय निर्माण के शैक्षिक उपाय देख लेते हैं। एजुकेशनल टेक्निक कौन कौन सी है कंसेप्ट फॉर्मेशन की? सबसे पहला प्रत्यक्ष अनुभव। डायरेक्ट चीजों को देखकर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हमारे सामने मूर्त रूप में, स्पष्ट रूप में अगर कोई चीज है तो उस चीज को देखकर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर कंपैरिजन करके उसका निष्कर्ष निकालकर हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है प्रत्यक्ष अनुभव करके। तो विद्यार्थियों को वास्तविक वस्तुएं व गतिविधियों को दिखाना। वास्तविक चीजों को अगर बच्चों को दिखाया जाएगा तो बच्चे उन चीजों को देखकर उस चीज को भूलते नहीं है। किसी चीज का कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा कब क्लियर होता है? जब जितनी ज्यादा इंद्रियां उस चीज को करने में, उस चीज को ऑब्जर्व करने में लगती हैं। अभी हमारे सामने कोई चीज है, हमने उसको देखा, समझा, ब्रेन भी हमारा साथ में काम किया कि वो तरह की है, तो वो चीजें हमें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। जैसे एजुकेशनल टूर लगाए जाते हैं, एजुकेशन टूर के लिए लिया जाता है, तो अगर किसी फोर्ट के बारे में बच्चे को बता रहे हैं तो बच्चा उस चीज को सुनेगा, इमेजिनेशन करेगा, लेकिन उस फोर्ट पर ले गए बच्चे को तो बच्चे ने वहां की सारी चीजें देखी और वो कभी भूलेगा नहीं और उस चीज को ज्यादा अपने माइंड में स्थायी रूप से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव चीजों को अच्छी तरह स्थायी कर देते हैं। फिर दृष्टांत और उदाहरण देकर, चित्र के द्वारा, वर्किंग मॉडल के द्वारा, चार्ट के द्वारा, उदाहरणों का प्रयोग करके हम चीजों के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। जैसे अभी आपको पढ़ाया जा रहा है तो कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो प्रत्यय है, वो आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाए, उस चीज को आप समझ पाओ। तो उदाहरणों के द्वारा, किन्हीं दृष्टांतों के द्वारा, किन्हीं चित्र के द्वारा, कोई मॉडल दिखाकर, प्रतिरूप दिखाकर चीजों को भी समझाया जा सकता है और वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। फिर है तुलना और वर्गीकरण के द्वारा। अब दो वस्तुएं दिखाई गई, दोनों का अगर कंपैरिजन करके चीजों को समझाया जाता है तो चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं, क्योंकि कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। अगर उन्हीं कुछ मात्रा में सिमिलर होती है, जैसे अब मैंने बताया था कि एक छोटे बच्चे को कुत्ते और बिल्ली के बारे में बताया बताया कि 4 टांगे हैं, 2 कान है, टेल है उसकी, लेकिन सिर्फ जो साउंड था उसके अंदर डिफरेंस था और जो हैबिट्स थी उनके अंदर डिफरेंस था। अगर दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ाया जाए, तुलना करके पढ़ाया जाए, तो चीजों का कॉन्सेप्ट हमें जल्दी समझ आता है, हम उस संप्रत्यय को जल्दी समझ पाते हैं। तो विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं की तुलना करना सिखाना। फिर भाषा का उपयोग करके, देखो स्पष्ट और सटीक भाषा का प्रयोग करके चीजें जल्दी समझ आती हैं। अगर भाषा ही स्पष्ट नहीं है, शब्दों का चयन ही सही नहीं है, लैंग्वेज सही यूज नहीं की जा रही, तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश टर्म यूज करती हूँ, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करती हूँ जिससे आप ज्यादा तरीके, बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर मेरी लैंग्वेज ही आपको समझ नहीं आएगी तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ? तो भाषा के द्वारा जो संप्रेषण होता है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, उसके अंदर कम्युनिकेट करने के लिए भाषा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर भाषा स्पष्ट होगी, सटीक होगी, तो चीजें जल्दी समझ आ जाती है, उस कॉन्सेप्ट को हम जल्दी सीख पाते हैं। चर्चा, विचारों का आदान प्रदान करने से प्रत्ययों की स्पष्टता बढ़ जाती है। जैसे स्टडी करते हैं तो कहते हैं ना, ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, आपस में टॉपिक एक दूसरे से कंसल्ट कर लें, एक के विचार दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, अलग अलग विचारों के द्वारा एक ही टॉपिक है उसके ऊपर अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए। अब उन विचारों को कलेक्शन करके एक अच्छा टॉपिक बन गया और उस चीज को हम अच्छे से बेहतर रूप से समझ पाते हैं। तो समूह चर्चा के द्वारा भी किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को क्लेरिफाई किया जा सकता है, उसको स्थायी किया जा सकता है। वो जो अधिगम उससे जो होगा वो एकदम स्थायी
हो जाएगा। फिर अभ्यास और पुनरावृत्ति, देखो किसी भी चीज़ का अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति बार-बार दोहरान कर, तो इन चीज़ों के द्वारा भी जो ज्ञान है, जो कॉन्सेप्ट है वो स्थायी हो जाता है, उस चीज़ को ईज़िली समझा जाता है। जैसे मैथ्स के आपको फ़ॉर्मूले बता दिए गए, तो एक फ़ॉर्मूले से टीचर ने सवाल करवा दिया, लेकिन उसको बार-बार करने का दिया जाता है टीचर के द्वारा कि इसकी प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे, वो फ़ॉर्मूले हमें जल्दी याद हो जाते हैं, जल्दी हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। हम थ्योरम करते हैं मैथ के अंदर, तो थ्योरम क्या होती है, किसी चीज़ को प्रूव करते हैं उस थ्योरम के द्वारा, परिमेय बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा हम उस चीज़ को प्रूव करते हैं। अब उस चीज़ को प्रूव किया, एक बार कर लिया, अब वो थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बार-बार रिपीट करते हैं, अभ्यास करते हैं उस चीज़ का, तो वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ इस तरह प्रूव होती है। प्रूव करने से क्या मतलब है कि ये फ़ॉर्मूला बना कैसे? ये चीज़ आई कैसे? तो उन चीज़ों को प्रूव करके हम लास्ट में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो प्रत्ययों का स्थायी बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करना भी ज़रूरी है। समस्या समाधान विधि, वास्तविक समस्याओं को हल करने का माध्यम भी प्रत्यय निर्माण होता है। देखो समस्या समाधान, जब किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो एक नई टेक्निक अपनाते हैं। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत हमने किया था, कॉलर कोफा वर्दामियर ने जो बताया था, वो समस्या समाधान विधि के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमारे साथ कोई भी, हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई, हमने अचानक से कुछ सूझ उत्पन्न हुई हमारे अंदर और हमने उसका सॉल्यूशन कर लिया। अब जो सूझ विकसित हुई हमारे अंदर, उससे उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ पाएंगे और उस समस्या का जो हमने समाधान किया, इन फ्यूचर अगर हमारे सामने वो प्रॉब्लम आती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को उठाकर हम वहां फिट कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समस्या समाधान विधि एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा चीजों को जब हम सोल्यूशन करते हैं, तो वो सोल्यूशन हमारे दिमाग में स्थायी हो जाता है। क्योंकि समस्या समाधान हम करते हैं अंतर्दृष्टि के द्वारा, सूझ के द्वारा, समझ के द्वारा समस्या समाधान करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से एक ही मिस्टेक हम बार बार किए जा रहे हैं, हमने उसको 10 बार पढ़ लिया लेकिन वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि हमने ही किया वो। थोड़ी देर होल्ड करते हैं उस क्वेश्चन को, दोबारा फिर उसको देखते हैं, देन जो हमने मिस्टेक की वो पकड़ में आ गई। इन फ्यूचर जब हमारे सामने उसी तरह का कोई थ्योरम आ रहा है, उसी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब उस टाइम जिस तरह से सोल्यूशन किया था वैसा ही कर लेंगे। तो समस्या समाधान विधि ये किसी भी कॉन्सेप्ट को स्थायी करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शिक्षा के अंदर समस्या समाधान की क्या क्या टेक्निक है? प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा हम ज्ञान स्थायी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं, कंपैरिजन डिवाइडेशन करके समझा सकते हैं, भाषा का सटीक और स्पष्ट उपयोग करके सिखा सकते हैं, समूह चर्चा के द्वारा कॉन्सेप्ट को स्थायी किया जा सकता है, अभ्यास और पुनरावृत्ति के द्वारा स्थायी किया जा सकता है, और समस्या समाधान विधि के द्वारा भी किसी भी कॉन्सेप्ट को स्थायी किया जा सकता है। शिक्षा में प्रत्यय निर्माण का क्या इम्पोर्टेंस, क्या है, क्या महत्व रखता है ये चीजें, कि क्या एजुकेशन के अंदर कॉन्सेप्ट को समझाना इतना ज्यादा जरूरी है। देखो एजुकेशन जब हमें मिल रही है, तो हम किस तरह की एजुकेशन लेते हैं, समाज को जिस चीज की आवश्यकता है हम उस चीज की एजुकेशन लेते हैं। तो समाज को अगर वो महत्व देता है, समाज को अगर इम्पोर्टेंस देता है, तो शिक्षा भी उपयोगी है। तो अब शिक्षा के अंदर किसी भी चीज को समझना क्यों जरूरी है, वो क्या रोल प्ले करती है, उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले अधिगम का आधार ही है ये। देखो किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए, कोई भी लर्निंग प्रोसेस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को हमें स्थायी करना पड़ेगा। तो अधिगम का तो बेस ही यही है। अधिगम तब ग्रहण होगा जब हम किसी चीज को समझेंगे। आज कोई चीज सिखाई जा रही है, अल्फाबेट सिखाए जा रहे हैं, छोटे बच्चे को ABCD पूरा सिखाया, ए फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। जब तक ए फॉर एप्पल बच्चे को पिक्चराइजेशन के द्वारा उस कॉन्सेप्ट को समझाया नहीं जाएगा, तो क्या इन फ्यूचर एप्पल उसके सामने आते ही बच्चा उस चीज को पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अगर उस ए एप्पल के कॉन्सेप्ट को टीचर ने बाय पिक्चर, बाय मूर्त रूप में बच्चे को दिखा दिया कि दिस इज द एप्पल, ये एप्पल है, बच्चे को दिखा दिया, अब इन फ्यूचर कभी भी बच्चे के सामने वो एप्पल आए, बच्चा देख के ही पहचान पाएगा कि द एप्पल, ये एप्पल है यहाँ पर। बच्चा उस चीज को उसी टाइम पकड़ कर लेगा। तो किसी भी लर्निंग प्रोसेस के लिए, लर्निंग प्रोसेस को अगर स्थायी करना है, अधिगम को अगर स्थायी करना है, अधिगम की प्रक्रिया को तटस्थ करना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, चीजों के मूल को समझना। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी चीज का गहराई से अध्ययन करना, और इतनी गहराई से अध्ययन करना कि वो हमारे जो दिमाग है उसमें वो चीज स्थायी हो जाए। अब आज हमारे सामने एप्पल रख दिया जाए तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि उस टाइम हमने एप्पल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। मैडम ने हमें एप्पल की पिक्चराइजेशन दिखाई, फिर हमने एप्पल को मूर्त रूप में भी देखा, तो हमने उस चीज को
पहचान लिया, तो किसी भी अधिगम को स्थायी करने के लिए कॉन्सेप्ट को गहराई से जानना ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अधिगम को स्थायी बनाने में। सभी विषयों का अध्ययन प्रत्ययों के निर्माण पर ही आधारित। जब हम चीजों का कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो लर्निंग अपने आप ही हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के अंदर। फिर है तर्क शक्ति का विकास होता है। रीजनिंग की जो पावर है हमारे अंदर, किसी चीज का विश्लेषण करने की जो पावर है, वो चीज को समझने पर ही आएगी। आप किसी चीज के बारे में तर्क कब कर सकते हो? जब आप उस चीज को जानते हो, उस चीज को समझते हो, आपको उस चीज का नॉलेज है। तो तर्क विश्लेषण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी चीज को जानते ही नहीं, क्या उसके प्रति आपके अंदर तर्कना शक्ति आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। आपके अंदर क्या रीजनिंग पावर आएगी? वो एबिलिटी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी कि आप उस चीज के प्रति आर्ग्यू कर सको, आप उस चीज के सही और गलत के बारे में निर्णय ले सको। तो जब किसी चीज के कॉन्सेप्ट को जब किसी कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे, तभी हम उसके प्रति तर्कना शक्ति अपनी विकसित कर सकते हैं। तो तर्क शक्ति का विकास होता है। प्रत्येक विद्यार्थियों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरह समझ लिया, अब उसके प्रति हम तर्क कर सकते हैं, विश्लेषण उसका कर सकते हैं, सही गलत की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। सटीक ज्ञान, प्रत्यय, अब वही सही और गलत के बारे में नॉलेज देता है। वही अगर तर्कना शक्ति क्रिएट होगी तो हम सटीक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। प्रत्यय सही और स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है। आज आपको लर्निंग के बारे में पता है, लर्निंग की थ्योरी के बारे में पता है। आज अगर कोई नेक्स्ट कोई आता है या कोई टीचर से आप उस चीज को पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि थोंडाइक ने क्या थ्योरी दी, स्किनर ने क्या दी, पावलोव ने क्या दी, कॉलर कोफा ने क्या दी, ब्रूनर ने क्या बताया, जीन प्याजे ने क्या बताया, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया। अब भी कोई और आपको बताता है कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो मैस्लो ने दिया, आपको पता है कि वो किसने दिया? वो कॉलर कोफा और वर्दामियर ने दिया है। उसके अंदर सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किए थे। किस तरह प्रयोग किए थे, सूझ उसमें किस तरह, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अभी आप में तर्कना शक्ति विकसित हो सकती है। आप क्या कहोगे कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, ये इसका एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया था, इस विद्वान ने ये दिया था, ये साइकोलॉजिस्ट थे, ये शरीर मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा है। इस वजह से आप सही और गलत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सही और गलत के बारे में विश्लेषण कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने उस प्रत्यय को अच्छी तरह समझा, आपने उस प्रत्यय का अच्छी तरह ज्ञान लिया, आपने उसको गहराई से पढ़कर उसको अच्छी तरह अपने दिमाग में स्थायी कर लिया। इस कारण आप उन चीजों के सही और गलत के बारे में बता सकते हो। समस्या समाधान में सहायक, अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो समस्या समाधान, स्पष्ट प्रत्यय होने पर विद्यार्थी समस्याओं का समाधान आसानी से करता है। अगर मैथ का आपको फॉर्मूला आता है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का क्या है, अगर आपको इन चीजों का फॉर्मूले आते हैं तो आप उसका पैरामीटर भी निकाल पाओगे, एरिया भी निकाल पाओगे, क्योंकि आपको उसके फॉर्मूले आते हैं। तो उसके सामने आप पे जो क्वेश्चन आया, तो उसके अंदर था पैरामीटर निकालना है, किसी के ऊपर आया एरिया निकालना है, तो आपको उसका सॉल्यूशन आता था, आपको उसका फॉर्मूला आता था, तो आपने फॉर्मूला रख के उस समस्या का समाधान कर लिया। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम समझ जाते हैं, किसी भी संप्रत्यय को जब हम अच्छी तरह स्थायी रूप से ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या हमारे सामने आ रही है, तो उस समस्या का हम समाधान आसानी से कर पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन के अंदर, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके अंदर तर्कना शक्ति विकसित करेगा, आपके अधिगम को स्थायी करेगा, और सही और गलत की पहचान करना बताएगा, और समस्या समाधान का जो क्वालिटी है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। भाषा का विकास होगा, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, आज मैं आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ, तो अगर मेरी भाषा स्पष्ट सटीक नहीं होगी तो आपको मैं वो नहीं समझा पाऊंगी। अगर मैं किसी और लैंग्वेज के अंदर समझा रही हूँ और वो लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो संप्रेषण नहीं हो पाएगा, और जैसे ही विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता। तो भाषा का विकास भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, देखो समस्या समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो प्रत्येक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करता है। समस्या समाधान अगर मेथड आपका डेवलप हो चुका है, तो आपका साइंटिफिकली जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो स्वतः ही डेवलप हो जाएगा। मतलब आप में तर्कना शक्ति स्वतः ही विकसित हो जाएगी, आप चीजों का क्रमबद्ध व्यवहारिक अध्ययन करना स्वतः ही स्टार्ट कर दोगे। वैज्ञानिक अध्ययन कौन सा होता है? जिसके अंदर क्रमबद्ध तरीके से सिस्टम वाइज अध्ययन किया जाए, सही और गलत की पहचान आप कर पाओ, चीजों के ऊपर क्यों का ये जो रिप्लाई है ये आप दे पाओ, तो इट्स मीन वो साइंटिफिक अध्ययन है आपका, वो वैज्ञानिक अध्ययन है। जब आप किसी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हो और क्यों का रिप्लाई कर पाते हो कि ये चीज ऐसी क्यों है, बादल वर्षा क्यों करते हैं,
साइंस ने बताया है बादल वर्षा, क्योंकि आपने उस चीज का अध्ययन किया तो आप उस चीज का रिप्लाई कर सकते। जब आपके विचारों के अंदर क्यों का रिप्लाई आप देना सीख जाते हो, आपके अंदर जब तर्कना शक्ति विकसित हो जाती है, ये कब विकसित होगी? जब आप किसी कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ोगे, आप उस कॉन्सेप्ट को डीपली अपने अंदर ग्रहण कर पाओगे, तब वो चीजें पॉसिबल हैं। और शिक्षा के अंदर ये बहुत ज्यादा उपादेयता रखती है। स्मरण शक्ति को मजबूत करता है। अब कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ऑब्वियसली स्थायी हो चुका है वो ज्ञान। और वो जब चीज स्थायी हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस जब स्थायी हो जाता है, तो इट्स मीन हमारी जो स्मरण शक्ति है उसके अंदर वो फिट हो चुका है। जैसे आपके वो मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि मोबाइल के अंदर अगर कोई फोटो है तो वो आपके मेमोरी कार्ड के अंदर दिखाई देगी। मेमोरी कार्ड मोबाइल में नहीं है तो आपकी गैलरी के अंदर वो दिखाई देगी, आपके फोन की जो स्टोरेज है उसके अंदर वो दिखाई देगी। लेकिन अगर वो फोटो क्लिक ही नहीं किया गया आपके मोबाइल में, वो आपको किसी भी अदर रिसोर्स से आपके मोबाइल में आया ही नहीं, तो क्या आप उस चीज को दिखा सकते हो? तब वो चीज नहीं आएगी। जब तक आप अधिगम को स्थायी करोगे, किसी कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो तब वो आपकी मेमोरी, अब स्थायी होना मीन आपकी मेमोरी के अंदर फिट हो जाना। तो आप किसी भी फोल्डर से उसको निकालोगे और वो ज्ञान बाहर आ जाएगा। जब समस्या समाधान का टाइम आया तब आपने उस ज्ञान को बाहर निकाला और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लिया। तर्कना का टाइम आया तब आपने उस चीज पर तर्क विश्लेषण किया और वो ज्ञान आपका बाहर आ जाएगा। तो आपके स्मरण में वो चीजें स्थायी हो जाएंगी, आपकी स्मरण शक्ति के अंदर वो चीजें स्थायी हो जाएंगी। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटी, क्या क्या क्वालिटी डेवलप हो जाती है। सबसे पहले क्वालिटी डेवलप होती है, हमारे अधिगम जो है वो स्थायी हो जाता है। दूसरी, हमारे अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है, हमें सटीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम समस्या समाधान कर सकते हैं, हमारे अंदर भाषा का डेवलपमेंट हो जाता है, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और हमारी स्मरण शक्ति है वो स्ट्रोंग हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है। तो इस तरह जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो आपकी एजुकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रत्यय मानव की ज्ञानात्मक क्षमता है। अब कॉग्निटिव एबिलिटीज मैंने शुरू से ही बताया था, जब अपने प्रत्यय स्टार्ट किया था, तो ये सारे के सारे मेंटल बेस के ऊपर हैं। अपने पीछे के टॉपिक ये मेमोरी टॉपिक ये अलग अलग टॉपिक, ये सब मेंटल एबिलिटी से रिलेट करते थे, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं सारे के सारे टॉपिक। तो ये एक कॉग्निटिव एबिलिटी है, हमारी संज्ञानात्मक योग्यता है हमारे अंदर। संज्ञानात्मक योग्यता मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। आपको जब जीन प्याजे की थ्योरी मैंने बताया था तो बताया था कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, उससे रिलेट आपको करते हैं। तो इसके अंदर ये बताया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो संप्रत्यय होता है, ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करता है। किस तरह देखो कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करता है, ये सारे के सारे 7 जो आधार हैं ये कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेट कर रहे हैं। अधिगम, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, ये सारे के सारे कॉग्निटिव से तो रिलेट है। तो इनडायरेक्टली तो हम इन्हीं को ही देख के कह सकते थे कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है, एक संज्ञानात्मक योग्यता है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी है हमारी, क्योंकि ये सब सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये सारे के सारे कॉग्निटिव एबिलिटी से ही रिलेट करते हैं। अगर संज्ञानात्मक विकास पूछा जाए तो उसके अंदर क्या आएगा कि अधिगम का स्थायी ज्ञान हो रहा है, हम में तर्कना शक्ति आ रही है, विश्लेषणता की पावर आ रही है, समस्या समाधान सीख रहे हैं, भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहा है, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ रही है, यही सारी होती है कॉग्निटिव एबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये जो संप्रत्यय है, हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो संप्रत्यय है ये एक संज्ञानात्मक योग्यता है, ये एक क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित क्यों करता है? क्योंकि हमने देखा ना कि वैज्ञानिक अध्ययन की योग्यता बढ़ जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की योग्यता बढ़ जाती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा है? जिसके अंदर क्रमबद्ध व्यवहारिक अध्ययन होता है, वही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसके अंदर अनुभवों को व्यवस्थित करते हैं और वस्तुओं के सामान्य गुणों को हम पहचानते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को वो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसको स्पष्ट करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग उदाहरण, प्रत्यक्ष अनुभव और ऐसे टीचिंग मेथड प्रयोग करे जिससे बच्चे एक्टिव हो। एक्टिव करने से क्या मतलब है? उनका ब्रेन एक्टिव हो, उनके अंदर तर्कना शक्ति विकसित हो, उसमें समस्या समाधान की शक्ति विकसित हो, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, उनका भाषा का जो डेवलपमेंट है, भाषा डेवलपमेंट हो जाए उनकी। यही होती है सारी की सारी योग्यताएं। तो बच्चे के अंदर अगर ये योग्यताएं हैं तो संज्ञानात्मक विकास उसका स्वतः हो रहा है, और जिन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा ओब्वियसली वो शार्प माइंडेड के ही होंगे। तो प्रत्यय वह मानसिक संरचना है, देखो ध्यान रखना, मेंटल स्ट्रक्चर की ही हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो फिर वही बात बता रहे हैं कि ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है, एक मानसिक संरचना है जो सीखने
और सोचने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, सिस्टम वाइज करती है, मतलब हमारे को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। किसी भी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना मतलब उसको वैज्ञानिक रूप देना। क्रमबद्ध व्यवहारों का अध्ययन ही होता है वैज्ञानिक। और शिक्षा को प्रभावी और सार्थक बनाती है। तो कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है, संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर एक इस तरह की चीज है जो व्यक्ति का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगी, उसका संज्ञानात्मक विकास करेगी, चीजों को, ज्ञान को स्थायी बनाएगी, उनके अंदर तर्क शक्ति विकसित करेगी, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेगी, उनकी समस्या समाधान की जो पावर है उस एबिलिटी को डेवलप करेगी, उसका भाषा का जो ज्ञान है उसको डेवलप करेगी, उसके अंदर हर चीज से संज्ञानात्मक विकास डेवलप होगा। तो संप्रत्यय निर्माण एक तरह का मानसिक संरचना है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। अभी आते हैं मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है पहले तो उसको आपको समझना चाहिए। तो मैकडूगल जो महोदय थे उन्होंने अपना मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्तियां जो हमारे अंदर जन्मजात विद्यमान होती हैं, कुछ बाद में हम अचीव भी करते हैं, जन्मजात हमारे अंदर होती हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहारों का पूरा सोसाइटी के है और हम अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही करते हैं। मिली 14 मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, उसको भी आगे देखते हैं। हर मूल प्रवृत्ति से एक संवेग उत्पन्न होता है, एक इमोशन उत्पन्न होगा। आपकी जिस तरह की प्रवृत्ति है उस तरह का इमोशन आपके अंदर क्रिएट होगा। हर मूल प्रवृत्ति से एक इमोशन क्रिएट होता है। जैसे अगर आप कहीं से भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो, मीन आपका डर है उसके अंदर। आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो तो मतलब आप इस चीज की आपके अंदर युत्सा है, आपके अंदर मतलब युद्ध की इच्छा जिसको अपन बोलते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां अलग अलग मैकडूगल ने बताई हैं, उसके बारे में भी अभी आगे देखते हैं। पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन विलियम जो मैकडूगल थे उन्होंने मानव के समस्त व्यवहार मूल प्रवृत्तियों को बताया। कि उन्होंने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वही मनुष्य के व्यवहार के लिए डिपेंड होती है। जो मूल प्रवृत्ति हमारे पे ज्यादा हावी होगी हमारा व्यवहार उसी तरह का हो जाएगा। अगर हमारे अंदर डर ज्यादा है तो हम हर चीज से पलायन करेंगे, भागने की ट्राई करेंगे। जैसे अपने आपने रक्षा युक्तियां पढ़ी होंगी। कई बार रक्षा युक्तियां ऐसे ऐसे यूज करते हैं, कभी एग्जाम में पास नहीं हुए या ऐसा हुआ कि हमारे एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो हमने एक्सक्यूज क्या दिया, मेरे पास ओड नंबर की सीरीज आई थी इस वजह से नहीं हुआ, या मेरे पास इवन नंबर की अगर ओड आती तो मैं पास हो जाता, इवन नंबर की आती, मेरा जो लकी पेन था वो नहीं मिला मुझे, इस वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो हम इस तरह के एक्सक्यूज करते हैं और ऐसे एक्सक्यूज जिसको सोसाइटी भी वैलिड करती है। तो अलग अलग इस तरह की हम रक्षा युक्तियां अपने जीवन में यूज करते हैं। तो मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां देखते हैं, जो मूल प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी होगी वैसा ही हमारा पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। के अनुसार मानव का प्रत्येक कार्य किसी ना किसी मूल प्रवृत्ति द्वारा संचालित होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं किसी ना किसी मूल प्रवृत्ति के डिपेंड होकर ही करते हैं। मूल प्रवृत्तियां ही हैं जिसके द्वारा हम सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं। आज चाहे मैं पढ़ा रही हूँ तो किसी मूल प्रवृत्ति के कारण ही पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो तब भी मूल प्रवृत्ति वहां पर काम करती है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रवृत्तियां काम करती है जिसके द्वारा ही मनुष्य व्यवहार करता है। यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विद्यार्थियों के व्यवहार, अधिगम और प्रेरणा को समझने में मदद मिलती है कि किस टाइम बच्चा किस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो इसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति उसके ऊपर हावी हो रही है, किसको कंट्रोल करने की नीड है और किसको और ज्यादा अप्रिशिएशन देने की नीड है। इस आधार पर अगर टीचर इन चीजों को समझेगा तो आसानी से बच्चों के व्यवहार को वो समझ पाएगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लगती है। तो बच्चों के व्यवहारों पर आधारित ही हमने ज्ञान देना है बच्चों को। मूल प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति। मनुष्य के अंदर जन्मजात एक नेचुरल रूप से आती है। ये कभी बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी, होती सभी में ही है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारे ऊपर हावी होती हैं। ये एक ऐसी प्राकृतिक और जन्म प्राप्त शक्तियां होती हैं, एक तरह की पावर्स हैं हमारे अंदर। हर मनुष्य के अंदर ये पावर होती है, लेकिन किस टाइम को इस पावर को क्रिएट किया जाता है या यूज किया जाता है वो सबका मनुष्य का अलग अलग है, जिसकी वजह से ही हर मनुष्य की पर्सनैलिटी भी अलग अलग रहती है, जो कि व्यक्ति विशेष को परिस्थितियों में विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वो एक जन्मजात शक्ति है। मूल प्रवृत्ति क्या है, हमें प्राप्त हुई एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी पावर है जो व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में स्वाभाविक ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। कि हमें नेचुरल रूप से समाज से किस तरह बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, वो हमें मूल प्रवृत्ति ही सिखाती है। कहाँ पर हमें चुप रहना है, कहाँ पर हमें भागना है, कहाँ पर हमें एंगर इशू दिखाने हैं, कहाँ पर हमें युद्ध करने की इच्छा दिखानी है, कहाँ पर हमें युद्ध करना है।
कहाँ से हमें चुप रहना है, कहाँ पर हमें करुणा दिखानी है, कहाँ पर सहानुभूति दिखानी है, कहाँ पर दया दिखानी है, ये सारे के सारे काम हमसे मूल प्रवृत्ति करवाती है। जिस समय जिस चीज़ की नीड होती है, हम उस मूल प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं और समाज में उस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार ये मूल प्रवृत्तियाँ जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहती तो क्राइम जो होते हैं वो भी इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण ही होते हैं और जब हमारे ऊपर ज़्यादा एक्सेस हावी हो जाती है। अलग-अलग विद्वानों ने इनकी डेफिनेशन दी है, थोड़ा-सा उनको देखते हैं ताकि मूल प्रवृत्तियों को अच्छी तरह हम समझ पाएँ। मैकडूगल क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सिद्धांत दिया तो पहले उनकी डेफिनेशन देखते हैं। मूल प्रवृत्ति वह मानसिक व शारीरिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हमें किसी काम को करने के लिए अगर कोई प्रेरित करता है तो वो है हमारी मूल। आज कहीं से आपका भागना, कहीं से डरना, किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी से बहुत पोलाइट बोलना, किसी के ऊपर करुणा दिखाना, कहीं पर सहानुभूति दिखाना, कहीं पर रोना, ये सारी की सारी मूल ना ही डिपेंड करती हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें जो प्रेरणा मिलती है वो इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से मिलती है या कहें कि इन्हीं शक्तियों से मिलती है जो हमें जन्मजात प्राप्त है। विलियम जेम्स बताते हैं कि प्रवृत्ति वह क्रिया है जो बिना पूर्व अनुभव के स्वतः ही संपन्न होती है। विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि विलियम जेम्स कहते हैं कि प्रवृत्ति वह क्रिया है, ये वो एक्टिविटी है जो बिना पूर्व अनुभव के स्वतः ही हो जाती है। हमें हर बार सोचना नहीं पड़ता, ब्रेन हमें बिना बताए ऐसे ऑर्डर ही दे देता है। हमारी ऐसी प्रवृत्ति धीरे धीरे बन जाती है, हमारा नेचर वो बन जाता है। कई बार कहते हैं इसका नेचर ही बहुत गुस्से वाला है, तो हमारा ब्रेन स्वतः ही हमें वो ऑर्डर दे देता है कि हम वैसा बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ना, जो प्रवृत्ति आपके ऊपर हावी होगी सोसाइटी में आपकी वैसी ही पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा। लेकिन इनको कंट्रोल रखना जरूरी होता है। अगर आप इनको कंट्रोल रखना जानते हो, वही कह रहे हैं ना कि भाई अध्यात्म बेस पे करें तो विषयों को कंट्रोल करना जरूरी है, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है, आपकी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। तो वही है ये मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज में बोले तो मूल प्रवृत्तियां। तो इन मूल प्रवृत्तियों को हमें कंट्रोल अगर रखते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हो। नहीं तो ये मूल प्रवृत्तियां आपको डेवलप करेंगी और वो करती हैं आजकल की सोसाइटी के अंदर। वुडवर्थ इसके बारे में डेफिनेशन देते हैं, मूल प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है। अब देखो पावर तो ये जन्मजात ही मिलती है, सभी में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। कोई किसी प्रवृत्ति को हावी रखता है तो कोई किसी प्रवृत्ति को, तो होती तो जन्मजात है और किसी विशेष स्थिति में स्वाभाविक प्रतिक्रिया करती है, नेचुरल करती है। कोई आपके आगे ऊंचा बोल रहा है तो अगर आप में एंगर इश्यू ज्यादा है तो आप या सहन नहीं करोगे और आगे रिएक्ट कर लोगे। आप में सहन शक्ति ज्यादा है तो आप वो ऊंचा बोल रहे हैं आप उसको अवॉइड करके निकल जाओगे, या फिर आप चुपचाप सुन रहे हो। वहां पर पर्सनालिटी डेवलप अपने जब चैप्टर करते हैं ना तो उसके अंदर ये चीजें आती हैं कि किस तरह हम अपनी पर्सनालिटी करते हैं, किस मूल प्रवृत्ति को, अगर इनको मूल प्रवृत्ति को कंट्रोल करके हम अपने अकॉर्डिंग चलाएं तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं। अननेसेसरी ये तो हमें चलाती ही, ये मूल प्रवृत्तियां भी हमें चलाती हैं और हम वैसा बिहेव करते हैं। कई बार कहते हैं ना हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या कर दिया, तो ये मूल प्रवृत्तियां तब हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तब हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या कर दिया, लेकिन है हमारी ही शरीर के भीतर की प्रवृत्तियां ये। अकॉर्डिंग टू रूल तो हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ये प्रवृत्तियां हमें कंट्रोल कर लेती हैं। मैकडूगल के अनुसार मानव का प्रत्येक व्यवहार किसी ना किसी प्रवृत्ति का परिणाम है। एकदम सही बात। प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, इन्हें अनुभव से नहीं सीखा जाता। अब जन्मजात ही है क्योंकि ये एनर्जी हमें जो है, ये जो प्रवृत्तियां हमें जन्मजात ही मिली हैं, तो ऑब्वियसली जन्मजात मिली है तो सब में है। गुस्सा भी सब में है, प्रेम भी सब में है, सहानुभूति भी सब में है, करुणा भी सब में है, डर भी सब में है, भय चिंता संकोच सभी में है। लेकिन किस टाइम हम कौन सा क्रिएट करते हैं वो सबकी अलग अलग। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के तीन घटक होते हैं, एक होता है कॉग्निटिव घटक, एक होता है अफेक्टिव घटक, एक होता है कोनेटिव घटक, मतलब संज्ञानात्मक घटक। स्थिति को पहचानते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। जैसे अभी हमने संज्ञानात्मक पढ़ा, तो संज्ञानात्मक में क्या था, चीज को समझना, तर्क करने की क्षमता, सही गलत की पहचान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यही चीजें पढ़ी थी। तो हमारी बुद्धि का जो एक पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है संज्ञानात्मक पार्ट, जो उसका कॉग्निटिव पार्ट। संज्ञानात्मक घटक हमारा क्या कहता है कि स्थिति को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करो। क्या आपका यहाँ बोलना सही है या नहीं है, आपका यहाँ एंगर इशू होना मिलना सही है, यहाँ से आपका भागना सही है या गलत है, उस चीज को स्थिति को समझना, देन उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, ये होता है हमारी बुद्धि का संज्ञानात्मक घटक। मैकडूगल का ही सिद्धांत चल रहा है, इस बात को ध्यान में, मैकडूगल ने ये सारी चीजें बताई हैं। दूसरा होता है भावनात्मक। भावनात्मक घटक क्या कहता है, उस स्थिति के प्रति भावना, हमारे इमोशन क्रिएट हो रहे हैं। जैसे जो आपको संवेदना बताया था मैंने, सेंसेशन बताया था, एम्पैथी बताई थी कि किसी की पीड़ा को देखकर हमें दर्द होना,
कोई हँस रहा है तो उसे देखकर हमने भी हँस लिया, किसी के दर्द हो रहा है तो उसको देखकर हमारी आँखों में भी आँसू आ रहे हैं। कई बार ऐसा कोई सीरियल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल आ जाता है, तो साथ में रोने लग जाते हैं। वो मदर को कभी देखना, कभी डेली सोप देख रहे हैं, तो अगर वो रो रहे हैं, तो वो भी साथ में रो रहे हैं, अगर वो खुश हो रहे हैं, तो वो साथ में ही खुश हो रहे हैं। इस तरह का जो भावनात्मक पहलू होता है, दूसरे हमारे माइंड का काम क्या करता है? भावनात्मक। पहला है संज्ञानात्मक, जब हम परिस्थितियों को देखकर सोच समझ के बिहेव करते हैं। दूसरा होता है इमोशनल फैक्टर, जब चीज़ों के साथ ही हम इमोशन के अंदर बह जाते हैं। हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। उस सीरियल से भी हमें पता है कि वहाँ एक्टिंग हो रही है। लेकिन कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, हमें पता है कि वो एक्टिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के प्रति इमोशनल हो। वो होता है हमारा भावनात्मक घटक। तीसरा आता है क्रियात्मक घटक, प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करना। किसी ने थप्पड़ मारा 1 तो आपने 2 मारे, वो रिएक्शन है। तो प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करना, मतलब आपको कोई गुस्सा दिला रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है। आपको कोई पोक कर रहा है तो आपने आगे रिएक्शन दिया। तो वो चीजें होती हैं। तो 3 टाइप से हमारी बुद्धि काम करती है। पहले तो हम सोच समझ के रिप्लाई करते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष को उठाते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। तर्क क्षमता हमारे अंदर जो डेवलप हो जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं, उस बेस के ऊपर रिप्लाई करना। दूसरी इमोशनल होकर हम चीजें करते हैं। और तीसरा, कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई चीजें हमें ठेस पहुंचा रही हैं, तो हम तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। तो रिएक्शन देना तुरंत, एक सोच समझ के, तो सोच समझ के देंगे तो वो कॉग्निटिव के अंदर आ जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आ जाएगा। और डायरेक्ट दे रहे हैं, किसी ने थप्पड़ लगाया, उसी टाइम हमने भी 2 थप्पड़ लगा दी, 2 लगाई, 3, आगे बढ़ते बढ़ते वो चीज पड़ी, तो वो उसी टाइम रिएक्ट करना। जैसे किसी ने नाम पूछा तो आपने रिएक्ट किया ना, अपना नाम बताया, तो वो इसके अंदर आ जाएगा कि डायरेक्ट आप तुरंत रिप्लाई कर रहे हो उस चीज का। इमोशनली आप इमोशन के अंदर बह रहे हो, और संज्ञानात्मक पूरी परिस्थिति को पहले ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सही गलत की पहचान करते हो, देन रिप्लाई करते हो। ऐसा बहुत कम होता है कि हम संज्ञानात्मक पक्ष को देखें। हम इन दोनों के अंदर ज्यादा, मनुष्य जितने भी हैं, अधिकतर आज की सोसाइटी की बात करें तो इन 2 पक्षों को ही काम करते हैं। कॉग्निटिव को तो हम बाद में देखते हैं, अच्छा मुझे ये रिप्लाई नहीं देना चाहिए था, या ये मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आज के टाइम में क्रिएट होती है। उन्होंने मुख्य रूप से 14 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, बाद में इसे बढ़ाकर इन्होंने 18 कर दिया था। मैकडूगल द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियां बताते हैं कौन कौन सी हैं। तो इन चीजों को पहले ध्यान रखना कि 3 टाइप की हमारा ब्रेन काम करता है। हमारी जो प्रवृत्ति है उसके अंदर 3 घटक हैं। पहला संज्ञानात्मक घटक, दूसरा भावात्मक घटक, और तीसरा क्रियात्मक घटक। संज्ञानात्मक तर्क, तर्कना क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके अंदर आ जाएगा, सही गलत की पहचान। भावनात्मक, इमोशनल होकर। और तीसरा क्रियात्मक, रिएक्शन देना, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती। तो मैकडूगल ने जो बताए संवेग, उनको देखते हैं। सबसे पहले क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आप किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, अब इससे नई वस्तु और घटनाओं को जानने और समझने की प्रवृत्ति। अगर कोई चीज ऐसी दिख रही है, नई चीज, तो आपको उसके प्रति जिज्ञासा क्रिएट होगी। ये मूल प्रवृत्तियां हैं। दूसरी है आक्रामकता, स्वयं की रक्षा और प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं। आप आक्रामक क्यों होते हो? कि खुद की आप रक्षा करने चाहते हो। आप अटैक क्यों करते हो? कि आप खुद डेंजर जोन में हो, तब आप अटैक करते हो। आप में अटैक करने की पावर, एनर्जी कब आती है? जब तक आप खुद डेंजर में नहीं हो ना, आप खुद खतरे में नहीं हो, तब तक आप अटैक नहीं करोगे। कोई जानवर भी है, क्यों अटैक करेगा? जब उसे खुद को डर लगता है कि हाँ, अब मुझे, मेरी जान खतरे में है। तो आक्रामकता की प्रवृत्ति है स्वयं की रक्षा और प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। यौन प्रवृत्ति प्रजनन और आकर्षण संबंधी से है। यौन एबिलिटी कब, सेक्सुअल हम कब होते हैं? जब हमारे में प्रजनन की क्षमता और आकर्षण की क्षमता ज्यादा डेवलप हो जाती है। भोजन प्रवृत्ति, जब हमें भूख लगती है, और या फिर जीवन बनाए रखने के लिए, मतलब जीना है हमने, तो पेट हमारे लगा हुआ है, तो स्टोमक जो है उसको भूख लगती है। वो वो हम कमा किस लिए रहे हैं? खाने के लिए। कहते हैं ना भाई, खाना है, इस वजह से हमें कमाना है। तो नहीं, तो भोजन ग्रहण करने के लिए और जीवन बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारी करती है भोजन प्रवृत्ति। संतान संरक्षण, बच्चों की देखभाल। क्यों पेरेंटल बनते हैं ज्यादा, कि केयरिंग बनते हैं? क्यों? क्योंकि हम उनकी देखभाल करने चाहते हैं, और उनकी सुरक्षा की प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित होती है। हम उनके ऊपर सुरक्षा दिखाना चाहते हैं कि हम आपको सेव कर रहे हैं। तथ्यात्मक प्रवृत्ति, स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तथ्यात्मक प्रवृत्ति करते हैं हम, और अपने आप को ज्यादा प्रेफर करने के लिए, मान्यता प्राप्त करने, मतलब सोसाइटी के अंदर हमारा वैलिडेशन हो। झुंड प्रवृत्ति, ग्रुप में क्यों रहते हैं? सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम ग्रुप में रहने की प्रवृत्ति करते हैं। संकोच प्रवृत्ति, शाय क्यों रहते हैं? अजनबी और अनजान परिस्थितियों से पीछे हटने की प्रवृत्ति, इस वजह से हम थोड़ा शाय होते हैं। हमें अजनबी लोगों से थोड़ा डर लगता है, इस वजह से हम थोड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम शाय हैं।
भय प्रवृत्ति खतरनाक परिस्थितियों से बचने की प्रवृत्ति है। डर, पलायन जिसको हम बोलते हैं, डर के कारण देखो खतरनाक परिस्थितियों से बचने की प्रवृत्ति, यहाँ पर हम पलायन करेंगे। है संग्रह प्रवृत्ति, वस्तुओं को एकत्रित करना या संग्रह करने की प्रवृत्ति। सहानुभूति, दूसरों के सुख दुख में सहभागी की प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं। मातृत्व प्रवृत्ति, मतलब माता का बच्चों के प्रति स्पेशल स्नेह, स्पेशल प्यार, स्पेशल देखभाल। खेल प्रवृत्ति, खेल कूद और मनोरंजन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परोपकार, दूसरों की भलाई करने की इच्छा हमारे अंदर क्रिएट होती है। सजावट प्रवृत्ति, स्वयं को सुंदर बनाने की प्रवृत्ति भी हम सजावट प्रवृत्ति बोलते हैं। अगर किसी चीज को हम अच्छे से क्रिएट करें तो इट्स मीन हम खुद को भी सुंदर बनाना चाहते हैं। अनुकरण प्रवृत्ति, दूसरों के कार्यों की नकल करना। अध्ययन प्रवृत्ति, ज्ञान प्राप्त करने की आप में ज्यादा इच्छा है। और 18 आश्रय प्रवृत्ति, दूसरों के प्रति सम्मान और आदर करने की जो प्रवृत्ति होती है। आप किसी का आश्रय क्यों लेते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड क्यों होना चाहते हो? क्योंकि आप उनका सम्मान करते हो, इस वजह से उनके ऊपर डिपेंड होना चाहते हो। आप उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहते हो, इस वजह से उनके ऊपर डिपेंड होना चाहते हो। हर कोई व्यक्ति अपना काम स्वयं कर सकता है, लेकिन फिर भी शो किया जा रहा है कि मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ। इट्स मीन आप उनको आदर दे रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप मान करना चाहते हो, इस वजह से आप उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हो। जो प्रवृत्ति हमारे अंदर ज्यादा हावी हो जाती है, हम उसी प्रकार के बन जाते हैं। सबसे पहले मैकडूगल के सिद्धांत में क्या बताया गया कि जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, सभी में होती हैं। ये जो 18 की 18 प्रवृत्ति बताई प्रत्येक इंसान में है, किसी में कोई ज्यादा है तो किसी में कोई ज्यादा। 3 घटक बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रेरणा का आधार बताया कि सारी की सारी प्रवृत्तियां वो हमें इंस्पायर करती हैं, हम उन्हीं से रिलेट होकर ही चीजों का व्यवहार करते हैं। सार्वभौमिकता, अब सभी मनुष्यों में पाई जाती है तो सार्वभौमिकता है, क्योंकि जन्मजात है तो सभी को ही मिली हुई है वो। ये नहीं है कि एक मनुष्य में है और दूसरे में नहीं है, सभी में होती है ये प्रवृत्ति। और शिक्षा से नियंत्रित प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। क्रोध भी देखो जन्मजात है, पलायन भी जन्मजात है, डर भी जन्मजात है, सभी मिली है जन्मजात हमें। लेकिन हम शिक्षा और संस्कृति के द्वारा कौन सी डेवलप करनी है, कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा शो करनी है, उस चीज को हम शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से सीख सकते हैं। तो ये मैकडूगल का जो थ्योरी है, उनके जो मूल संवेग हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना कि कौन से संवेग कब काम करते हैं, किस संवेग का मतलब क्या है। 18 पहले 14 थे, 18 इन्होंने टोटल बताए हैं। 3 मेटा घटक बताए हैं, 3 कौन कौन से हैं, उन चीजों को भी हमने ध्यान से देखना है। तो ये मैकडूगल का हमारा थ्योरी रहता है। अभी एजुकेशन में इसका क्या रोल है? अधिगम को समझना, शिक्षण विधि का चयन करना, अनुशासन बनाए रखना। वही जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट के अंदर समझे थे, वही चीजें यहाँ मूल प्रवृत्ति के अंदर भी हमारी आती हैं। सहानुभूति और सहयोग का विकास, चरित्र निर्माण। अब देखो चरित्र निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। चरित्र निर्माण से क्या मतलब है? जिस प्रवृत्ति को हमने जितना ज्यादा हावी किया, अभी सहानुभूति की प्रवृत्ति को हमने हावी किया, दया भावना की प्रवृत्ति को हमने हावी किया, हमारा पर्सनालिटी भी वैसे ही डेवलप होगा, तो हमारे चरित्र का निर्माण होगा कि हम सोसाइटी में किस तरह रहते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां जो हैं, क्योंकि जन्म जाता है, हमने डेवलप किस तरह करना है, इसको हमारी शिक्षा और संस्कृति से, हमारे जो संस्कार हैं वो इन मूल प्रवृत्तियों को डेवलप करेंगे। अब कौन सी प्रवृत्ति किस टाइम हावी होनी है हमारे पे, कौन सी प्रवृत्ति समाज को जरूरत है, और उस शिक्षा के द्वारा समाज की जरूरत के अकॉर्डिंग वो प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप कर दी जाएगी और हम उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि हमारे बताया कि सारे के सारे व्यवहार किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इन मूल ही डिपेंड करते हैं। हमारे अंदर कौन सी कब एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पर्सनालिटी बनेगी और हमारे जीवन का जो आधार होगा वही मूल प्रवृत्ति रहेगी। तो नैतिक आधार इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। चरित्र निर्माण के अंदर, नैतिकता के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शिक्षा के माध्यम से प्रवृत्तियों का नैतिक दिशा में विकास और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण किया जा सकता है। विद्यालय को चाहिए कि, क्योंकि प्रवृत्तियां सभी में, विद्यालय को चाहिए कि उस प्रवृत्ति का डेवलपमेंट करे, उस मूल प्रवृत्ति को ज्यादा विकसित करे, जिसके द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण हो पाए। खेल और शारीरिक शिक्षा के अंदर खेल प्रवृत्ति, क्योंकि खेल प्रवृत्ति आपने मूल प्रवृत्ति के अंदर पढ़ा है कि एक इंपॉर्टेंट है। सामाजिक जीवन की तैयारी, झुंड प्रवृत्ति, अनुकरण प्रवृत्ति के माध्यम से छात्रों को समाज उपयोगी बनाया जा सकता है। समूह की भावना अगर बच्चों को सिखा दी जाए, शेयरिंग करना बच्चों को सिखा दिया जाएगा, तो क्या होगा, बच्चे उस चीज को डेवलप करेंगे और समाज के अंदर शेयरिंग करना सीख पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी, समूह प्रवृत्ति आ जाएगी उनके अंदर, मिलजुल कर रहना सीख जाएंगे, सहयोग की भावना उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये मूल प्रवृत्तियों से रिलेटेड। अधिगम को समझने के लिए विद्यार्थियों में सीखने और व्यवहार को समझने में सहायक है। शिक्षण विधि में उच्च शिक्षण विधि उसके प्रवृत्तियों के माध्यम से हम चुन सकते हैं।
विद्यार्थियों के अंदर आक्रामकता और भय जैसी प्रवृत्तियों को सही दिशा देकर अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। देखो, आक्रामकता और भय दोनों ही प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर होती हैं। बालकों के अंदर जब ये प्रवृत्तियां, उनको सही दिशा देकर, अगर बच्चा कोई ज्यादा आक्रामक है तो उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए कि वो डर से सबको चुप करवा ले। अगर कोई बच्चा डर रहा है, दब्बू किस्म का है, तो उसको आगे आने, स्टेज परफॉर्मेंस दे दी जाए ताकि वो आगे आ जाए, जिसकी वजह से वो डर, उसके अंदर पलायन की जो प्रवृत्ति है वो वहां से निकल जाए। तो टीचर को चाहिए कि इनको सही दिशा देकर अनुशासन स्थापित करे। सहानुभूति और सहयोग की प्रति समूह प्रवृत्ति और सहानुभूति को विकसित करके सहयोगात्मक विकास बनाया जा सकता है। चरित्र निर्माण आपको बता दिया, खेल और शारीरिक शिक्षा बता दी, सामाजिक जीवन की तैयारी भी आपको बता दिया। कि इस प्रत्येक सिद्धांत है उसको कुछ क्रिटिसाइज तो करेंगे, कुछ ना कुछ कमियां हर किसी स्टोरी के अंदर होती हैं। तो इसमें क्या है, प्रवृत्तियों की संख्या अधिक, 18 प्रवृत्तियां बता दी कि मनुष्य के अंदर 18 प्रवृत्तियां होती हैं। देखो, मातृत्व का गुण होना, प्रेम का गुण होना, सहानुभूति होना, मिलते जुलते से आ जाते हैं, डिपेंड होना किसी के ऊपर, ये सब मिलते जुलते, तो क्यों ना इनको एक ही प्रवृत्ति बना दी जाए। डर बताया, वहां से पलायन किया आपने, आक्रामकता बताई, इनको भी तो एक ही प्रवृत्ति बनाकर इनको क्रिएट किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बता दी हैं कि प्रवृत्तियों की संख्या इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से चीजों को समझना थोड़ा सा कम। तो सबसे पहले आलोचना ही मैकडूगल के सिद्धांत की ये की कि इसके अंदर जो प्रवृत्तियों की संख्या है वो बहुत अधिक बताई गई है। दूसरी, अनुभव की उपेक्षा। अब देखो, जितनी भी मूल प्रवृत्तियां, वो कहते हैं कि उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही हमारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन क्या अनुभव और अधिगम, हमारा एक्सपीरियंस और हमारे लर्निंग प्रोसेस, क्या कोई काम का ही नहीं है इसका मतलब? क्योंकि हमारे में प्रवृत्तियां हैं, हमने तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्या हम कुछ लाइफ में सीख ही नहीं सकते? क्या एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता? ये तो रियल फैक्ट नहीं है। अधिगम के द्वारा हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस के द्वारा तो, क्योंकि सूझ का सिद्धांत हमने किया, लर्निंग का, थोंडाई की थ्योरी की, स्किनर की थ्योरी की, उन्होंने बताया ना कि पुनर्बलन के द्वारा सिखाया जा सकता है, रेनफोर्समेंट के द्वारा सिखाया जा सकता है, वहां पर बार बार चीजों का अभ्यास करवाया जाए तो सीखा जा सकता है चीजों को। लेकिन ये मूल प्रवृत्तियां का सिद्धांत तो सीधा सीधा बोलता है कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वही काम करती हैं अननेसेसरी व्यवहार के लिए, और कोई उत्तरदायी नहीं है। तो क्रिटिसाइज उसको करें तो वहां पर अनुभव की उपेक्षा की गई है। सांस्कृतिक प्रभाव कम बताया गया, और वैज्ञानिक आधार की तो यहाँ कमी ही बता दी कि वैज्ञानिक तर्कना क्षमता तो है ही नहीं हमारे अंदर। हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उसी के आधार पर हम काम करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो यहाँ बात ही नहीं की। तो ये कुछ 4-5 आलोचनाएं हैं, इन चीजों को भी ध्यान रखना। हालांकि सिद्धांत बहुत अच्छा है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो चीजें नहीं समझी जाती। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मानव व्यवहार को समझने के लिए बताया है। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के पीछे कोई ना कोई जन्मजात जो उसकी पावर है, शक्ति है, वो विद्यमान रहती है। इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरणा, अनुशासन बनाए रखना, अधिगम और चरित्र निर्माण को समझने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मैकडूगल का सिद्धांत यह दर्शाता है कि मानव का प्रत्येक व्यवहार उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। मतलब व्यक्ति का अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है तो किसके द्वारा होगा? उसकी प्रवृत्तियों के द्वारा होगा, और शिक्षा का कार्य इन प्रवृत्तियों को सही दिशा प्रदान करता है। तो मैकडूगल कहते हैं कि एजुकेशन है वह सही रोल इनको दे सकती है, सही दिशा के अंदर इसको निर्देशित कर सकती है। अगर एजुकेशन नहीं है तो मूल प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये था मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। आगे की क्लास, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।